नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज आखिरकार दिया कुमारी ने राजस्थान का बजट पेश किया। विधानसभा 16वीं चल रही है और तकरीबन 2 घंटे 50 मिनट का ये अपने आप में ऐतिहासिक बजट। इससे पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज से 23 साल पहले, बताते हैं, जब शुरू में उन्होंने बजट पेश किया था तो तकरीबन 3 घंटे से कुछ मिनट कम का ये बजट था। और अभी आज दिया कुमारी ने सभी वर्गों को खुश करने की, साधने की कोशिश इस बजट में। कल जैसी हमने चर्चा की थी बजट को लेकर, उसमें जो बात निकलकर सामने आई थी कि कोई बहुत बड़ा लोक लुभावन बजट नहीं होना चाहिए, और वही हुआ। लेकिन एक टूरिज्म, क्योंकि टूरिज्म मिनिस्टर भी है दिया कुमारी, क्योंकि उनका अपना एक इतिहास भी है, तो टूरिज्म को फोकस करने की कोशिश की गई है। उसमें भी रिलीजियस टूरिज्म और तमाम तरह की बातें हैं जिस पर पक्ष और विपक्ष अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष ने बजट को पूरी तरह से नकार दिया है कि इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है प्रदेश की जनता को। 4 लाख नौकरियों की बात इस बजट में की गई है अगले 4 साल में। कैसे मुमकिन होगा इस आंकड़े तक पहुंचना सरकार के लिए? इस सवाल के साथ शुरू करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। करणवीर राजपुरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, शैलेश कौशिक जी बीजेपी से, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा उदयपुर से, राकेश वशिष्ठ जी भरतपुर से और श्याम सुंदर शर्मा जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शैलेश जी, बहुत चौतरफा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस बजट को लेकर। पार्टी के भीतर आप लोगों को क्या लग रहा है, कार्यकर्ताओं के हिस्से में इससे क्या आने वाला है? शैलेश जी, आप अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ही ठीक करिए। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम जी शैलेश जी, मेरा सवाल ये था राजस्थान कि जो बातें सबने की है वो तो ठीक है, पार्टी के वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखते हैं बजट को कि वर्कर को क्या मिलने वाला है? देखिए, पार्टी के वर्कर को तो ये चाहिए कि राजस्थान की जनता का विकास हो। जिन वायदों के साथ हम आए उन वायदों को पूरा करें। जो गारंटी दी, जो माननीय मोदी जी ने चुनाव से पहले वायदे की और माननीय भजनलाल जी की सरकार लगातार जिस तरीके से इन पर काम कर रही है, तो पार्टी के कार्यकर्ता को व्यक्तिगत कुछ नहीं, राजस्थान की आम जनता के लिए काम हो, राजस्थान की जनता का विकास हो और राजस्थान राज्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। हम सब वर्करों को, कार्यकर्ताओं को यही चाहिए और ऐसा इस बजट में प्रदर्शित किया गया। जिस तरीके से गरीब मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर दिया कुमारी जी ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कारण रहा? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपना पूरा विजन रखा और दिया कुमारी जी चूंकि वित्त मंत्री और वित्त मंत्री के नाते उन्हें निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कि उनके मन में विचार हो गए पत्रकारों के प्रति या किसी और के प्रति कि भाई कोई और मुझसे जो बजट प्रस्तुत करने का सारा अधिकार वित्त मंत्री जी का है, तो उन्होंने उस तरीके से कोई भी जो क्लियरिफिकेशन कोई चाहता हो, कोई बात उनके मन में कोई बात या किसी अन्य पत्रकारों की बात जो हो उसको स्पष्टीकरण के लिए और अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऐसा कोई विषय नहीं है। दोनों के द्वारा जनता की बातों को और बजट के जो जिस तरीके से बजट में जो सर्वहितैषी घोषणाएं की गई हैं उनको रखा गया और उनको बताया गया। जी, तो पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दोनों ने ही अपने अपने बजट की तारीफ की। राकेश वशिष्ठ जी, मुख्यमंत्री के साथ बैठी हुई थी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उस समय अपनी बात को ठीक से रखती, मीडिया के सामने सवाल जवाब दोनों साथ लेते, वो बेहतर होता या दोनों ने अलग अलग जो किया वो? देखिए मीना जी, दोनों भले ही साथ बैठे हों, लेकिन प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो मुख्य, जो सर्वोच्च पद पर जो बैठा हुआ है आदमी, वो ही प्रेस को संबोधित करता है और वो चाहे तो वो दिलवाता है। लेकिन जिस तरीके से बाद में उन्होंने दिया कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे राजनीतिक रूप से तो सवाल पैदा उठता ही उठता है कि क्या कारण है। उसका एक कारण मैं ये मानता हूँ कि पिछले दिनों बजट को लेकर के जो मुख्यमंत्री ने जो मीटिंग्स की, विभिन्न अधिकारियों के साथ फीडबैक लिया और उसमें दिया कुमारी जी का कोई सामने उनका नहीं आया, उनका चेहरा सामने नहीं आया। तो हम लोगों ने ही, खासतौर से विपक्षी दल ने इस पर प्रश्न उठाए थे और कहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है कि वित्त मंत्री
तो जो है वो बिल्कुल साइलेंट है और मुख्यमंत्री सारे काम कर रहे हैं। तो इस बात को रखते हुए हो सकता है कि उन्होंने किया हो, लेकिन यह कोई ऐसा गंभीर मसला है नहीं और इसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही बातें हैं, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया हैं इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, और जब राज्य का मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो आमतौर पर जो साथ बैठे हुए मंत्री या कोई अन्य पदाधिकारी है वो चुप रहते हैं, वो बोलते नहीं है। और ये भी हो सकता है कि मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, मैं ज्यादा नहीं उस पर ऑथेंटिसिटी नहीं कर रहा उसकी, कि ये हो सकता है कि प्रेस ने उनसे कभी रिक्वेस्ट की हो, बार बार बात कर रहे हो तो उन्होंने उसको मद्देनजर रखते हुए किया हो। तो ये ऐसा मामला है कि इसको कोई ज्यादा अहमियत की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, बजट पर आपकी प्रतिक्रिया क्या देखते हैं आप? किसको क्या मिला पूरे बजट में? पूरे प्रदेश पर नजर डालते हैं, सभी वर्गों को देखते हैं। मीना जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो पूरा बजट आया है ना, अगर आप उसके थोड़ी सी बैक साइड में जाएंगे तो जो कांग्रेस का बजट आया था उसकी छत्र छाया पूरी नजर आती है। ऐसा नहीं है कि वो छाया से निकल गया बजट हो। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन आरोपों के साथ कांग्रेस पे चुनाव के दौरान आरोप लगाती रही कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जैसे भर्तियों को लेकर, पदों को लेकर, एजुकेशन सिस्टम में वैकेंसीज को लेकर, मेडिकल में वैकेंसीज को लेकर या अन्य जगह पर, क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया? सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। घोषणाएं तो वो भी हुई थी जो आज चालू है, कोई स्पष्टता उसके बारे में नहीं आई कि आपने ये कहा कि हम 6 महीने में रिव्यू करेंगे, इतने स्कूल खुले हैं, इतने कॉलेज खुले हैं, इतने जिले बने हैं, इनका रिव्यू करेंगे। उसको लेकर कोई बात हुई क्या बजट में? कहीं आपको दिखी, एक भी छाप दिखी उस चीज की कि हम ये करने वाले हैं, हम ये जिलों को लेकर ये करने वाले हैं? तो जो बात आपके साथ जो डिस्कशन में पहले आई थी मीना जी, वो की वही बात अभी भी कंटिन्यू है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ और दिखता कुछ है। तो ये बजट भी वैसा ही है कि जो बजट में आया है वो पूरी तरह से छाप वाला ही बजट है। क्या मीना जी आपने ये देखा कि इसमें स्पष्ट वैकेंसियां बताई गई हो? क्या ठेका कर्मियों को लेकर के कोई बात की गई कि इतने सारे ठेका कर्मी कार्य कर रहे हैं, उनको लेकर क्या किया जाएगा? संविदा कर्मियों को लेकर क्या किया जाएगा? क्या उनको अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे? आपने कहा हम 70,000 वैकेंसी करेंगे, तो 70,000 वैकेंसी तो पहले से ही चली आ रही थी। ये 6 महीने की वैकेंसी नहीं है जो न्यू क्रिएटेड वैकेंसीज हो, ये तो पहले से आ रही थी। जल जीवन मिशन की घोषणा पहले से भी चल रही थी। कृषि के क्षेत्र में जो काम है वो पहले से ही चल रहा था। सोलर प्लांट्स को लेकर के बातें पहले से ही चल रही थी। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से हम ये उम्मीद कर रहे हैं, हाँ इन्होंने ये कहा कि हम 5 साल में 350 करोड़, वो 300,000 करोड़ के जो बिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, ठीक है, विजन अच्छा है, एक विजन प्रस्तुत किया बजट के द्वारा, मगर विजन के साथ साथ उसको पूरा करने का जो दृष्टिकोण है वो बजट में पूरी तरह से नहीं आया। चाहे आप कृषि क्षेत्र को ले लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र को ले लीजिए, परिवहन को लेकर जिन्होंने रोडवेज के लिए कहा कि 800 बसें आएंगी, आप गहलोत साहब के समय भी देख लीजिए, ये कि यही घोषणाएं थी, 800 बसें आएंगी, 300 इलेक्ट्रिकल होंगी और इतने में आएगी। ये सब तो पहले से भी चलता आ रहा था। तो जो चीज पहले से चलती हुई आ रही है उसी को आप आगे अगर बढ़ा रहे हैं तो फिर आपका विजन क्या है? आपका विजन की बात हो रही है कि आप भारतीय जनता पार्टी राज्य के लोगों को क्या नया देने वाली है? क्या मीना जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को लेकर के बात उठाई थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, मैंने आपको बताया था कि मेरी खुद की बात हुई मदन दिलावर से, उन्होंने कहा था कट ऑफ डेट तक जो लोग एडमिशन ले लेंगे उनको पढ़ाया जाएगा, मगर अनिश्चितता का माहौल बना दिया। क्या उन वैकेंसियों को भरा जाएगा? क्या इस बजट में है? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्यों नहीं उनको भरा गया? क्यों उन वैकेंसीज को नहीं किया गया? कॉलेजेस इतने खुले, क्या उसकी स्थिति रहेगी? लगातार बात हो रही है वो खाली चल रहे हैं। मेडिकल के अंदर की बात, इन्होंने कहा साहब 1,500 भरे जाएंगे, उसमें से 3,500 के आसपास तो नर्सें होंगी और 1,000 के आसपास डॉक्टर्स के आसपास की बात की है इन्होंने। तो क्या ये सफिशिएंट है?
क्या टीचर सफिशिएंट है? पुलिस में 5,500 वैकेंसीज की बात की उन्होंने, आज 3 साल हो गए मीना जी, वैकेंसीज निकली ही नहीं। तो क्या ये 5,500 आदमी रिटायर नहीं हुए क्या पुलिस से? क्या उसी को रिप्लेस कर रहे हैं या नया स्ट्रक्चर उसके अंदर ला रहे हैं? तो जो इकोनॉमी जो है राज्य की ग्रोथ के लिए जो रिक्वायर्ड है, जो आगे बढ़े औद्योगिक क्षेत्रों का, ये पहले से ही चलती हुई आ रही है और उसी को मेरे को लगता है कि आगे बढ़ाया है। मैं चाहता था कि बहुत अच्छी बजट आएगा, मगर थोड़ा सा बीजेपी उससे दूर रह गई। जी, कल भी हमने बजट पर चर्चा की थी डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, और तब जितने मेहमान थे, वरिष्ठ लोग थे, उनका ये कहना था कि जैसे वोटिंग को लेकर जनता की उदासीनता हो गई है, वैसे ही बजट को लेकर भी लोग बड़े उदासीन हो गए हैं। शायद इसीलिए जैसे आप निराश हुए हैं, वैसे ही बजट में लोगों को बहुत कुछ दिखता नहीं। लेकिन दिया कुमारी ने इतना लंबा जो बजट पढ़ा उसमें, जी डॉक्टर मुनीश अरोड़ा बोलिए। मीना जी, जो बात आप कह रही हैं, 126 पेज का बजट है। आपका फोन आने के बाद मैंने उसको बार बार रिवाइव करने की कोशिश की, बहुत ज्यादा याद नहीं हुआ। जब हमारे जैसे जर्नलिस्टों को याद नहीं होता तो आम आदमी तो बेचारा क्या सोच सकेगा। तो वो जो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि 126 पेज है तो 126 वर्ग, सेक्टर, लोग, युवा, महिला, टूरिज्म और पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। सौर ऊर्जा की बातें हो रही है, किसान है, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तमाम लोग हैं जिनको एड्रेस करना होता है बजट में। पूरा इतना बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश के हर संभाग की अलग जरूरतें हैं, उन जरूरतों के लिहाज से बजट तैयार होता है। कम से कम दिया कुमारी ने दिखाने की जो कोशिश की है कि वो सभी को साधने का प्रयास कर रही हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, कितना आप दिया कुमारी की वित्त मंत्री के रूप में आज की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? मीना जी, मैं तो अखिल अरोड़ा को देखता हूँ कि अशोक गहलोत के लिए वही बजट बनाते हैं, तो भजनलाल सरकार के लिए भी वही बजट बनाते हैं। अब विजन दोनों का देखिए, निश्चित रूप इच्छा शक्ति दोनों की अलग अलग है। अब अशोक गहलोत ने जितने पिटारे खोले थे, कितने घोषणाएं की थी, जाते जाते सब घोषणा कर गए थे, कुछ हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, सरकार नहीं आई तो कोई बात नहीं। अब तो ये भजनलाल सरकार संभाले वो सब घोषणाएं। अब देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का विजन मैं देख रहा था हमारे पास में भी, जब अभी भी थोड़ी देर पहले एक दूसरे चैनल पे डिबेट कर रहा था तो सरकार के मंत्री जुड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि जब हमारा राजकोषीय घाटा 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए हो तो हम कैसे विकास कर पाएंगे। मेरे समझ में नहीं आता, हमारे पास जो प्राप्तियां हैं उससे ज़्यादा खर्चे हैं। 70,000 का अगर खर्चा ज़्यादा है और हम प्राप्तियां हैं ही नहीं हम करते, और अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो 25,578 करोड़ 11 लाख का है। अब ये घाटा है तो हम इस घाटे को, डबल इंजन की सरकार अगर मदद कर दे तो हम इसको पूरा कर सकते हैं। क्या हम कोशिश करेंगे? हमारी सरकार तो बार बार कहते थे डबल इंजन की सरकार बनेगी तो हम बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन आज ईआरसीपी के मुद्दे को मैंने देखा कि देखिएगा कि सारा का सारा लोकसभा का चुनाव हारे है। अब यहाँ 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात हो रही है। योजना कितने की ये नहीं बता रहे अभी तक, वो किस तरह की धरातल पे लाएगी। तो मैं कह रहा हूँ अगर 2,000 करोड़ रुपए की योजना आप प्रावधान कर रहे हो तो 13,600 करोड़ तो अशोक गहलोत ने किए थे, खर्च उन्होंने 1,700 करोड़ ही किए 5 साल में। प्रावधान जरूर किया 13,600 करोड़, खर्च नहीं किया। अब 2,000 करोड़ का आप देखिए, अब वही वाली बात है कि चुनाव झुंझुनू में भी होना उपचुनाव, और वहां पर यमुना जल समझौते की बात हो रही है। तो आज निकल के सामने क्या आया कि हम 60 करोड़ रुपए हम डीपीआर बनाने के लिए देंगे। अब डीपीआर बनने के बाद पाइपलाइन कब बिछेगी और कब पानी आएगा, उन 3 जिलों की प्यास कब बुझेगी मुझे नहीं पता, राकेश जी को ज्यादा पता बताएंगे, क्योंकि भरतपुर को आज मिला है बहुत कुछ। मैं इनको बधाई देता हूँ कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने भरतपुर को दिया है। अब वो कह रहे थे कि भाई सांगानेर का क्या हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे थे, बोले सांगानेर में तो मुट्ठी भर के चुपचाप दे देंगे, लेकिन भरतपुर को तो खुल करके कहा है कि हाँ देंगे, कुछ दिया है। आपने बहुत सब्र किया बोलने में, ये बहुत देर कर दिया आपने कहने में। मैं तो सोचा था शुरुआती आप इसी से करेंगे, दो भरतपुर के बैठे पहले। सुनो तो सही, मेरे को लोगों ने, देखिए विधानसभा में जब बजट का ऐलान हो रहा था तो सांगानेर की बात सुनने के लिए सब तरस रहे थे, सांगानेर का क्या हुआ, सांगानेर का क्या हुआ। तो उन्होंने कहा सांगानेर तो मुख्यमंत्री जी जब जयपुर का विकास करेंगे तो सांगानेर कोने में है तो उसको विकास कर लेंगे, करना भी चाहिए। हमारी भी अभिलाषा है कि हमारा हीरापुरा रेल बस स्टेशन शुरू होने वाला है, तो एक नया सौगात तो मिल रही है। और
300 हॉस्पिटल का बेड भी मिल, वो भी मिला, अस्पताल भी मिल रहा है, कुछ मिलेगा। लेकिन अब फिर पहली बात यही है कि आपने अशोक गहलोत की तर्ज पर कृषि बजट अलग से पेश कर दिया। क्यों किया? जब तो आप विरोध कर रहे थे कृषि बजट एक ही कैसे, आज कृषि मंत्री जी नहीं थे विधानसभा में, लोग पूछ रहे थे ये कृषि बजट किसके माध्यम से आया है, कुछ पता नहीं, कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हाँ, कृषि बजट के अंदर देखिए 52,270 करोड़ 12 लाख रुपए किसानों के विकास के ऊपर खर्चा होगा। ये अच्छी बात है, देना चाहिए किसानों को, किसान को भरपूर देंगे तो किसान अपना उत्पादन करके हमको विकास की गति में तेज लाने का प्रयास करेंगे। हम अब देखिए 6 ग्रीन कॉरिडोर बनाएंगे, एक्सप्रेस हाईवे बनाने के बाद राकेश जी आपको पता है क्या मिलता है लोगों को, किस तरह से क्या होता है एक एक्सप्रेस हाईवे। अब हम तो देखिए जयपुर से अजमेर तक का नेशनल हाईवे कब का बना हुआ है, अब देखिए कितनी जगह टूटन फूटन हो रखी है, कितने पैसा ले रहे हैं, हमको सुविधा दे दे। अब इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेस हाईवे बना दोगे, टूटे फूटे रहेंगे तो फिर उस एक्सप्रेस हाईवे का मतलब क्या है। लेकिन पहले हमको इस तरह से, हाँ विकास की दृष्टि से सड़कें चाहिए, नहीं तो हमको आएगा कौन आपके पास। निश्चित रूप से जिस प्रकार का विकास का विजन में देख रहा था कि 1 लाख नौकरियां देंगे, क्यों देंगे, 5 उपचुनाव जीतने तो 1 लाख नौकरियां दो, नहीं तो फिर आपको युवा तो वोट देता नहीं है, क्योंकि युवा ने तो आपको लोकसभा चुनाव में 45% ही वोट नहीं दिया। तो 45% से बढ़ाने के लिए आपको ये विजन लाना पड़ेगा कि भाई हम नौकरी देना चाहेंगे। सरकारी नौकरी के बदौलत क्या बेरोजगारी दूर हो पाएगी क्या? अब इन्होंने कहा 4 लाख देंगे, अशोक गहलोत कहते रहे, दी कुछ भी नहीं, नौकरी निकली तो कोर्टों में फंस जाती है। अब इनको भी पता है कि 1 लाख नौकरी निकलेगी कब और कब भर्ती होगी, ये देखिएगा। आप आज आप बताते किस किस विभाग में कितनी कितनी भर्तियां, 5,500 पुलिस वालों को भर्ती करेंगे, रोडवेज में 1,500 लोगों को भर्ती करेंगे, जबकि आपके पास वहां पोस्टें तो खाली पड़ी है। वहां क्या है आपके पास, अनुबंध की बसें चलाएंगे। अब राकेश जी को पता है अनुबंध की बस चलाने से फायदा किसको होता है, किस तरह की स्थितियां बनती है। अब इलेक्ट्रॉनिक बस तो अशोक गहलोत ला रहे थे, वो अशोक गहलोत कहते कहते चले गए, अब ये लाएंगे कब, क्योंकि हमारे पास अभी तक चार्जिंग पॉइंट स्टेशन नहीं है। तो हम देखिए दिल्ली और जयपुर में भी चला लें तो बड़ी बात है, जयपुर शहर में चला लें तो बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास जो उसके लिए बेसिक सुविधाओं की जरूरत है उस सुविधाओं को विकसित कर पाने में हम सफल हो रहे हैं। आप देखिए कितनी नई नीतियां बना रहे हैं। आप देखिएगा निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से कुछ हमारे तो राजकुमारी जयपुर की है, उनके पास भी पर्यटन बहुत अच्छा है। विकास की दृष्टि से अगर पर्यटन का विकास होगा तो उनका भी विकास मेरे को लगता है संभव है, क्योंकि इनके राजा भी देखिएगा पर्यटन विकास की दृष्टि से बेचारे अपने घर वालों से परेशान है, भरतपुर वाले तो देखिएगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जयपुर में तो विकास की दृष्टि से अगर पर्यटन को विकसित किया जाए या बाकी की जाए, अब खाटू श्याम जी में 100 करोड़ दोगे, क्यों दोगे साहब, मंदिर में इतना पैसा आता है उसको तो वसूलोगे नहीं, आप 100 करोड़ लगा करके क्या करना चाहते हैं। गोविंद देव जी में 100 करोड़ दे रहे थे मुख्यमंत्री जी जाते जाते, अब पता नहीं 100 करोड़ कहाँ लगे क्या नहीं लगे कैसे लगे। तो ये देखिएगा बजट, अब हमारा 23 जुलाई को केंद्र का बजट आएगा, हमने पहले लिया है बजट, अभी तक हम बता ही नहीं पा रहे कि बजट कितने राशि का है, किस तरह से कहाँ एलोकेशन कैसे कैसे क्या होगा। हाँ बहुत सारे विजन दिए आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पर्यटन नीति भी बना देंगे, हम लघु उद्योगों की नीति बना देंगे। युवा नीति की भी बात हो रही है, युवाओं के लिए भी नई नीति। अशोक गहलोत ने इतने सारे एक्ट पास करा दिए, वो एक्टों का क्या हो रहा है आप भी देखते हो। नीतियां बना देंगे, नीति बनाने से यदि कोई कारगर स्थिति हो जाती हो, अब अशोक गहलोत की नीतियां में कोई कमी रह गई क्या, दोबारा बनाएंगे हम तो, क्योंकि हमारा विजन है। प्रधानमंत्री जी का विजन आज नहीं दिखा, कोई ने नहीं कहा प्रधानमंत्री जी का विजन सामने ला रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो नाम बहुत बार आया बजट में, और मुद्दा यही है, डिस्कशन का सब्जेक्ट यही है कि कितनी बार प्रधानमंत्री और कितनी बार मुख्यमंत्री। शैलेश कौशिक जी, एक बात ये भी आ रही है कि जब मुख्यमंत्री कह रही हैं वित्त मंत्री कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, तो उनको साथ साथ नाम भी बोलना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री का नाम भी बजट में। वाकई में इस तरह से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नामों की इतनी चर्चा बजट में, वाकई में पिछली सरकार ने क्या नहीं किया था इसकी इतनी चर्चा, सही है क्या शैलेश जी? देखिए मीना जी, प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी, निश्चित रूप से पार्टी जिस तरीके से आज देश में प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसके साथ पार्टी काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार चल रही है, तो जो विजन है वो
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से चल रहा है, उसके बारे में वित्त मंत्री जी का उल्लेख करना निश्चित रूप से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के साथ दिखाया जाके ये प्रतीत है कि सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरीके से आज राजस्थान की जनता के विकास के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। तो इस बारे में इस तरीके की बात करना, और अगर पूर्ववर्ती सरकार की बात आप कर रही है, तो पूर्ववर्ती सरकार की अगर जो कमियां हैं उनके बारे में बताने में तो क्या दिक्कत है? अगर सरकार अपना विजन बताएगी तो पूर्ववर्ती सरकार की बजट वो बताने के लिए तो आपको पूरा, आपके पास पूरा सप्ताह है, पूरा महीना है, पूरा साल है। बजट के दिन आप अपना विजन बताएं, अपनी बात रखें। अब कैसे, जैसे श्याम जी कह रहे हैं, बजट का पैसा कितना है, कहाँ से क्या आएगा, केंद्र से कितना मिलेगा, आप क्या करेंगे, राजकोषीय घाटे की क्या स्थिति है, ये तमाम चीजें हैं जिन पर आप स्पष्टता करते, इनकी बजाय आप पिछली सरकार ने क्या नहीं किया इसकी बात करते हैं। बहरहाल करणवीर सिंह राजपुरा हमारे साथ जुड़ गए। करणवीर जी, विपक्ष ने एकदम नाकारा पूरी तरह से बजट को बताया है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स को टच किया है। सीधे सीधे आप थोड़ा ईमानदार आकलन करके बताइए कैसा है बजट। पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा, मैं नहीं, पूरे 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए बहुत ही निराशाजनक और हताशा वाला बजट था। आप देखिए 2 घंटे 90 मिनट या 2 घंटे 3 घंटे के आसपास दिव्या कुमारी जी ने बजट का समय लिया, पर किसी भी वर्ग तक अगर सीधी राहत पहुंचाने का काम इन्होंने किया हो तो आप बता दीजिए। ना महिला की रसोई का ध्यान रखा गया, ना आम आदमी की जेब का ख्याल किया गया, ना मनरेगा के मजदूर की बात की गई, ना किसान की बात की गई, ना युवा के रोजगार की बात की गई। केवल नौकरियों का एक टारगेट दिया गया, पर यह नहीं बताया गया कि किस साल में कितनी नौकरियां निकाली गईगी। और मीना जी, आप तो ये देखिए, जो राज्य सरकार अपने वादे के अंदर ईमानदारी विधानसभा पटल में भी नहीं रख पा रही है। वो कह रही है कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे और उसमें से 20,000 तो हम दे चुके। शैलेश कौशिक जी बैठे, ईमानदारी से बता दीजिए, जो 20,000 नौकरियों की पर्ची आप फाड़ रहे हैं, उस पर्ची फाड़ने के अंदर क्या आपने उसकी निवेदिका निकाली, क्या आपने उनका एग्जाम कराया और क्या आपने उनकी नियुक्ति दी? केवल और केवल श्रेय लेने की दौड़ है। चाहे ईआरसीपी की बात हो, चाहे आप यमुना जल समझौते की बात हो, इसके अलावा अन्य कई मामले हैं जिनको अछूता रखा है आपने। और तो और आपने राजस्थान रोडवेज का, जो राजस्थान की लाइफ लाइन है, उसके अंदर भी किराए के अंदर बढ़ोतरी की है। एनिवेशल फ्यूल आपने सस्ता किया है, पर कहीं पेट्रोल डीजल को आपने हाथ तक नहीं लगाया। तो ये ईमानदारी से अगर देखा जाए तो राजस्थान की जनता को हताश और निराश करने वाला बजट है। बचत, बढ़त और राहत की बात करने वाली गहलोत सरकार ने जो विजन और मिशन दिया था 2030 का, उसको कम से कम इन्होंने 5 से 7 साल पीछे धकेलने का काम किया है। काश आप शिक्षा की बात करते, चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते, शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की बात करते, तो शायद हम भी विपक्ष के होने के नाते आपको सराहते कि चलो कैसा भी हो, सत्ता पक्ष काम तो कर रही है। पर आपने बिल्कुल नकारा रूप से आपने ये काम किया है। आपके किसी भी दावे के अंदर कोई मजबूती नहीं दिखी। शायद मुख्यमंत्री और दिव्या कुमारी जी को भी ये बजट पहले से ब्रीफ नहीं किया गया, कहीं ना कहीं फिर से दिल्ली वाला पर्चा इनको थमा दिया गया था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम, ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम, यूथ गेम्स का आयोजन, अटल उद्यमी योजना, ये जितनी सारी बातें हैं, कुलपति अब नए नाम से पुकारे जाएंगे। कुलपतियों को कुल गुरु कह देने से राकेश वशिष्ठ जी क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता मीना जी, लेकिन शायद ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, वो उसके अनुरूप कुछ अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं बजट के अंदर। कुलगुरु, क्योंकि ये शुद्ध भारतीय संस्कृति का शब्द है और पहले गुरु परंपरा रही है, शायद उसको मद्देनजर रखते हुए किया होगा, क्योंकि इस पर मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी बजट में आपका आया था, जब मैं बजट देखा तब वो पता लगा। मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ। हमारे श्याम जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। श्याम जी ने कहा कि जो बजट बनाने वाले थे, जो अशोक गहलोत के समय में थे, वही अब अभी आप मुस्कुराओ मत मीना जी, अभी बात है। अब देखो, मेरा ही मानना है मीना जी, सरकार का काम इंडिकेशन और दिशा निर्देश देना होता है। अफसर चाहे रामलाल हो चाहे श्यामलाल हो, वो वैसा काम करेगा जो सरकार चाहेगी।
बजट बनाने के लिए कोई बाहर से कंप्यूटर तो आने से रहे, अफसर यही है। अब सरकार की मंशा उन्होंने बताई, बाकी का काम इन अफसरों ने कर दिया। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि गहलोत की शेडो इस बजट के ऊपर है, उन अफसरों ने बनाया जो कि गहलोत के करीब करीब ही रहा करते थे। दूसरी बात, हम लोक भवन बजट की तो उम्मीद हमको करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि 5 साल के टेन्योर का ही पहली साल है। लोक भवन बजट आमतौर पर आप भी देखेंगे तो साल का जो अंतिम बजट जो आता है या 1 साल पहले का बजट आता है, तब से शुरुआत होती है। शुरू के जो 3 साल के बजट हैं वो ऐसे होते हैं जहां सरकार की जो मंशा है वो उसको पूरा करने का काम करती है, कहीं शक्ति दिखाने का काम करती है, कहीं कुछ काम करने का कर जाती है। कुछ बातें नए तरीके से उन्होंने पेश की, जैसे ग्रीन कॉरिडोर है। एक बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई, तो श्याम सुंदर जी से भी पूछना चाहता हूँ। उन्होंने एक भरतपुर से ब्यावर का ग्रीन कॉरिडोर बनाया, और उन्होंने फिर जयपुर से आपका अजमेर का भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ब्यावर तो अजमेर से आगे ही है, तो ये डुप्लीकेसी कैसे हो रही है, समझ से बातें, ये टेक्निकल बात हो सकती है ये। लेकिन इस सरकार को ये उम्मीद जरूर है कि उनको केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा बजट के लिहाज से। अब उनकी मजबूरी क्या आ गई, जिसको हम अब तक कभी चर्चा में शायद नहीं कर पाए, कि राजस्थान सरकार के लिए ये बजट करना इतनी जल्दी यूँ जरूरी था कि इनका जो लेखानुदान था वो 31 जुलाई तक का था, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेखानुदान है वो 31 अगस्त तक का है। उनको तो कोई दे नहीं, इनको अब इससे पहले अगर ये नहीं कर पाते तो इनको वेतन देने सारे खर्चे सारे परेशानी होती, इसलिए इसे करने की बात है। और ऐसा अभी नहीं हुआ, 93 में भी ऐसा ही हुआ। 93 में भी ऐसा ही हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट का बजट पहले आया और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट बाद में आया। तो इसलिए इसको खास बात नहीं है, टेक्निकल बातें ये सारी होती आती हैं, और इनको ये इस बात का तकरीबन 30 साल बाद ऐसा हुआ कि केंद्र से पहले राज्य का बजट आया। दिया कुमारी ने इस पूरे बजट भाषण को पढ़ने के बाद पहले मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। कि दरअसल दिया कुमारी जब बजट पेश करने के बाद आई तो उन्होंने अपना विजन किस रूप में रखा वो आप लोग सुनिए, उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। दिया कुमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बजट पेश करने के बाद क्या कहती हैं, सुनते हैं। के बारे में, हर वर्ग के बारे में सोच समझ के सभी को हमने एक साथ सम्मिलित करके सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया है। चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, किसानों की बात करें, हर व्यक्ति को हम लोगों ने इस बार हर वर्ग को देखकर इस बजट को बनाया है। और मुझे तो लगता है कि इस बार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम लोगों ने 1.5 गुना बढ़ाया है, क्योंकि एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 में विकसित राजस्थान का जो सपना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है पूरे भारत को एक विकसित भारत बनाने का 2047 तक, और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी टीम भी चाहती है, हम सब चाहते हैं, और मुझे लगता है राजस्थान चाहता है एक विकसित राजस्थान बने 2047 तक। उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए जो अभी से हम लोग तैयारी करेंगे प्लानिंग के साथ, वो सब चीजें मुझे लगता है इस बजट में है। तो दिया कुमारी का कहना है कि 47 का विजन रखकर हम चल रहे हैं। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बात कहना था, श्याम सुंदर से संबंधित बात नहीं है। मैं ये कह रहा था कि 6 महीने क्या दिक्कत है मेरे प्रति क्यों आपको मिला तो बोलो ना, हम आपको मिला इसलिए कह रहे। हाँ, हमें तो आपसे मार्गदर्शन मिलता है, हम उसको बनन करके फिर तैयारी करके आते हैं। श्याम सुंदर जी आएंगे तो क्या बोलना है हमको और चिंता नहीं करते। पर मैं ये कह रहा था कि सरकार को 6 महीने हुए, और 6 महीने में हम अभी कोई आंकलन नहीं कर सकते। हम ये ऐसा बजट पेश किया है, कैसे पूरा होगा क्या नहीं होगा, हम अगले 6 महीने तो देखें कि वो सरकार ने जो घोषणाएं की हैं वो कितनी इम्प्लीमेंट हो पाती हैं, हम उसमें से कितना प्रतिशत कर पाते हैं, हम कितनी सरकारी नौकरी दे पाते हैं। अभी हमारे अरोड़ा जी कह रहे थे कि रिटायर हो गए उन लोगों की भर्ती की होगी, क्या किया होगा। देखो वो तो अनवरत प्रतिक्रिया है,
वो भी नई भर्ती में शामिल होता है, जो कि नई भर्ती होती है। ऐसा नहीं होता कि उसके लिए एक्सक्लूड किया जाता है, ये सब इंक्लूड होता है उसके अंदर। तो हमको कम से कम अगले बजट तक के लिए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सरकार ने जितनी घोषणाएं की उसको कितना इम्प्लीमेंट करने में सफल रहा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, जो श्याम सुंदर जी को भी शायद चुभ रही है, कि भरतपुर के लिए बजट में काफी कुछ किया है, जैसी उम्मीद हम कर रहे थे वैसे उसके अनुरूप ही उन्होंने सारा किया है। और पहली बार भरतपुर के लिए इतना बजट मिला है, अगर ये योजना कार्यान्वित हो गई तो भरतपुर का कायाकल्प हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भरतपुर पिछले कई साल कई वर्षों से मुख्यमंत्री अगर अपनी उपस्थिति अपने जिले के लोगों को नहीं बताए तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ये तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अच्छा है कि वो अपने जिले में लेकर जाते हैं। अब श्याम जी की पीड़ा ये है कि आप जनप्रतिनिधि तो सांगानेर से हैं, लेकर सब भरतपुर जा रहे हैं, तो कैसे होगा? वो उनकी पीड़ा एकदम स्वाभाविक है, समझ में आती है। भाई वोट तो आपने हमारा लिया और आप राकेश जी को जाके रसगुल्ले खिलाएंगे, ये क्या बात हुई? डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि ये जो बात ने कही बहुत स्वाभाविक है कि भाई अरोड़ा अशोक जी का भी बजट बनाते रहे, और अब उन्होंने भजनलाल जी के लिए, दिया कुमारी जी के लिए भी बजट बनाया। बजट तो उन्होंने राजस्थान के लिए बनाया ना। अगर वो अशोक जी के लिए बजट बना रहे थे और उन्हें मालूम है कि राजस्थान के कौन से सेक्टर में कहाँ कितनी कैसे जरूरत है और कितना बजट हमने पहले कहाँ दिया है, इस बार हमारा बजट कहाँ कैसे जाना चाहिए, तो वो तो नई सरकार के लिए पुराने अफसर का होना लाभदायक ही होता है। बिल्कुल मीना जी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से इस बात को, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से बजट बनते हुए देखे हैं। हमारे यहाँ यूआईटी में एक बीपी शर्मा जी होते थे, वो अकाउंट्स के थे और वो बजट बनाते थे, और वो अखिल अरोड़ा को भी जानते थे। अखिल अरोड़ा उदयपुर में भी रहे हुए हैं। तो बजट की एक प्रक्रिया होती है, बजट ऐसे नहीं बन जाता। बजट में पुरानी जो योजनाएं चल रही होती है, कितने पद हैं आज, कौन सा नया सेक्टर आ रहा है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको घटाना है, कौन लाभ का है, कौन घाटे का है, ये सब चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। एक रोड मैप होता है पूरे राज्य का, हर जिले का एक रोड मैप होता है, हर ग्राम पंचायत का एक रोड मैप होता है। तो वो जो होता है उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि इस सेक्टर में इतना इतना पैसा एलोकेट करना है। हमारे पास कुल इतना अमाउंट है, उसमें से इतना रेशो इसको देना, इतना रेशो इसको देना। मुख्यमंत्री तो ये आदेश देते हैं कि यूथ में इतना बढ़ाना है या इतना घटाना है, बाकी पैसे को एडजस्ट करना ये वित्त सचिव जो होते हैं उनका काम होता है कि वो कैसे, क्योंकि बजट की एक लिमिट है, आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते बजट के अंदर। तो अखिल अरोड़ा ये जानते हैं कि मेरे पास खजाने में कितना रुपया तो आ सकता है और कितना मैं दे सकता हूँ। घोषणा जरूर बजट में होती रहती है कि इतने की योजनाएं बनेंगी, मगर क्या वो उस साल में निकल सकेंगे? क्या कर्मचारियों को उतना प्रमोशन दिया जाएगा? ये सब चीजें उनको पहले से पता होती है। बजट का प्री एस्टिमेट बनता है, प्री एस्टिमेट बनकर के जाता है आगे। तो अखिल अरोड़ा इस चीज को अच्छी तरह वाकिफ है कि कौन कौन से जोन है। जैसे अभी बलोत्रा को पेट्रोल जोन की बात की, तो अशोक गहलोत भी वही करके गए थे, इस तरफ पेट्रोल जोन बनाया जाएगा, जो रिफाइनरी आ रही है उसके आपके जैसलमेर में और बाड़मेर में जो पवन चक्कियां लगा करके पवन ऊर्जा को उत्पादन किया जाएगा, उसको लेकर पहले से ही बातें चल रही है। तो कुछ सेक्टर पहले से डिसाइडेड होते हैं कि इनको आगे बढ़ाना, इससे रेवेन्यू जनरेट होगी, और ये रेवेन्यू जनरेट होकर इस तरह से बजट ऐसे राज्य सरकार के उत्थान के अंदर काम आएगी। बात मीना जी वो हो रही जो कौशिक साहब ने कही थी, वैकेंसीज को लेकर के जो बात हुई है, जो आपने स्कूल तो खोल दिए, कॉलेज आपने खोल दिए, उनमें पद है, कुछ टीचर रिटायर हो रहे हैं, ये सब डेटा आपके पास में है। क्या आप एक साथ भरेंगे उसको? जैसे इंग्लिश मीडियम्स की बात हुई, तो आप क्या एक साथ इंग्लिश टीचर दे सकते हैं ना? अगर आप एक साथ रिक्रूटमेंट करें तो दे सकते हैं आप, बेरोजगार है, मगर बजट अलाउड नहीं करता आपका कि आप एक साथ इतना लोड सहन कर सके। तो वैकेंसीज उसी आधार पर आती रहती है। अब सवाल यह उठता है कि क्यों नहीं दे रहे ये पद, क्यों नहीं इस चीज को, जैसे जिले बने हैं, जिलों में पद होंगे, वो क्यों नहीं दिए जा रहे? संविदा कर्मियों के आधार पर क्यों रखा जा रहा है? अशोक गहलोत ने जो की थी ठेका कर्मियों को लेकर के, ठेका कर्मियों को एक मॉड्यूल के तहत लाया जाए ताकि वो काम कर सके, उनका जो तनख्वाह है वो
सरकारी नीति के अनुसार चले। आज मर्जी है जो ठेका कर्मी को, जो ठेकेदार होता है रखता है और हिसाब देता है। तो इनके पीछे जो विजन चाहिए था भजन लाल जी का, वो विजन अब भी नजर नहीं आया। मेरा रिक्वेस्ट ये थी कि आप बजट बना रहे हैं और आप जो घोषणाएं करके आ रहे हैं, उन घोषणाओं का जो दृष्टिकोण है वो आपके बजट में नजर आना चाहिए। आपके जो संकल्प पत्र में, अब जैसे संकल्प पत्र में कहा गया कि हमारी 45% घोषणाएं तो हमने पूरी कर दी है, तो कौन सी 45% घोषणाएं की? ये जो आंकड़ों का जाल है, इसमें आंकड़ों का जाल में मीना जी इतना आदमी उलझा हुआ है कि कौशिक साहब बैठे हैं, श्याम जी में बैठे हैं, यहाँ पे श्याम जी पूरा भी आगे दे रहे थे, इतना डेफिशिएट है, इतना डेफिशिएट है। 77,000 रुपए राजस्थान का हर नागरिक जो पैदा होता है ना, उसके ऊपर आज कर्जा है, बच्चा 77,000 रुपए से ज्यादा हो रहा है। और इसके अलावा जो सेंट्रल का जो डेफिशिएट है उसका कर्जा आपके ऊपर 1 लाख से ऊपर का है। तो टोटल जो एक नागरिक है राजस्थान का, वो करीब करीब 1.25 लाख से 2 लाख के कर्जे में है आज। आप उसके बाद उसके विकास की बात करते हैं, तो ये जो डेफिशिएट को आप कैसे, आधा पैसा तो आपका ब्याज में चला जाता है, तो प्रोग्रेस होगी कहां से? आप वो डेफिशिएट हब बनाने की बात हुई है, जल जीवन मिशन से 25 लाख घरों को जोड़ने की पहले साल में, यानी कि इस साल में, और इस साल का मतलब हो गया, आज हम जुलाई 10 में है और मार्च तक, अप्रैल में, मार्च में एक जो वित्तीय वर्ष है वो खत्म हो जाता है। उसके अलावा 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे आप कैसे? ये बजट में 5 साल में 4 लाख नई भर्तियां और 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की भी बात होती है। स्टूडेंट्स को टैबलेट, जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल, ये पीएम यूनिटी मॉल बनने से क्या होगा शैलेश जी? मीना जी, पहले तो अपने करणवीर सिंह जी ने कुछ बात कही थी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं उस वक्त बीच में नहीं बोला था। पहले इन्होंने बोला है तो इनकी बात का जवाब, ये राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, उनकी बात का जवाब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनकी बात का जवाब दूं। अगर ये किसी, इन्होंने कहा कि जनता के किसी विषय को नहीं छुआ, आपको दिक्कत ये है कि जिन विषयों को आपने नहीं छुआ, अभी मीना जी बता रही थी कि जल जीवन मिशन जिसको आपने नहीं छुआ, 27,000 करोड़ मिले थे, 6,000 करोड़ आपने, सुनिए मैं, आप बोल रहा था जब मैं चुप था, आप सुनिए 2 मिनट। अगर आप सीधी बहस करोगे तो मैं सीधी बहस करने को तैयार हूँ। हमने नहीं लटका के देखा, आपने 6,000 करोड़, अब आप सुनिए, आपने 6,000 करोड़ केवल खर्च किए और 900 करोड़ का घोटाला किया आपने। बगल में उत्तर प्रदेश ने 83% और मध्य प्रदेश ने 65% काम किया, आपने 49% काम पूरा नहीं किया जल जीवन मिशन पे। आप क्या बात करोगे? आप कह रहे, आप सुनिए पहले, आप कह रहे हो कि किसी क्षेत्र को नीचे, चिकित्सा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बजट मिला 8.26%, 27,000 करोड़ में मिला इस बार पहली बार चिकित्सा क्षेत्र के लिए। आज तक अशोक गहलोत ने 5 साल में नहीं दिया चिकित्सा क्षेत्र के लिए। ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितने एमओयू किए इस बजट में? 10 साल के अंदर का आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं, चाहे सौर ऊर्जा हो चाहे परंपरागत ऊर्जा हो, आप किस बात कर तो रहे ना। आप बजट पढ़िए ना, आपको मैं भेज देता हूँ, मीना जी भेज देंगे कॉपी, पढ़िए तो सही ना आप उनको। 10 मार्च में कितने एमओयू हुए, किस किस कंपनी से हुए, एनपीसीएल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, किस किस से हुए, पढ़िए आप उनको। आप पढ़ के आते नहीं हो, समस्या आपकी है, आप केवल बोलते हो। मैं आप किस बेस में सब्जेक्ट की बात करना चाहते हो बताओ? किसान के लिए 1,42,000 कनेक्शन देंगे बिजली के, जो आप आज तक नहीं दे पाए। 31 मार्च 2024 तक की पेंडेंसी खत्म करेंगे हम, आप खत्म कर पाए? आपने किसान, आपको पता क्या है? आपको मेरी बातों का जवाब दो ना, आप एक का भी। आप ऊर्जा में दो, किसान में दो, बिजली में दो, बताओ किसमें दे रहे हो? आप ऐसी बात करते हो, आपको पता तो है नहीं, आप केवल बहस करते रहते हो। शैलेश जी, आपने एक बजट और पढ़ा था फरवरी में, आप तो बता दिए कितना % आप डिलीवर कर पाए जनता, राजस्थानी जनता को बताइए। हमने 450 में, अरे 450 में, मैं इस बात पहले आपको मेरी बात का जवाब नहीं दे पाई। मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने का जवाब देता हूँ। 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, पेंशन बढ़ाई की नहीं बढ़ाई, 1150 तरीके, सुनना सीखिए। एमएसपी बढ़ाई की नहीं बढ़ाई, सुनना सीखिए। आपको बताइए फसल पे एमएसपी बढ़ी की नहीं बढ़ी? आप बताइए क्या बजट में जो घोषणा की हमने, कौन सी किसका काम? डीजल पेट्रोल में 2% वैट कम किया कि नहीं किया? आपने 5 साल में कितना वैट कम किया? आप बताइए। 2021-22-23 में 39,924 करोड़ में वैट से कमाए थे आपने। आपने सब बात का जवाब दे रहा हूँ आपकी का, आप मेरी बात का जवाब दे दो। आपने ऊर्जा क्षेत्र में बता दो, आपने किसान के क्षेत्र में बता दो, आपने कितने किसानों को कनेक्शन दिया? आपने निवेश करना चाहते थे आप, उसमें बताइए। आप मेरे किसानों को कितने कनेक्शन दिया आपने बता दो ना। आप किसान की बात कर रहे हो। आज 31 मार्च 2024 पेंडेंसी खत्म करेंगे इस बजट में। आपको क्या है कि आप ऐसे समझते हैं कि आप बोलते रहते हो और जवाब मैं दे रहा हूँ तो सुनते नहीं हो। पूर्ववर्ती सरकार को कोसते रहोगे तो आप
कुर्सी क्यों पे उतर जाइए अगर आप यही जब आप बात है। कहते हैं बजट में जनता के लिए क्या है, बता रहा हूँ आपको क्या है बजट में जनता के लिए, तो बता रहा हूँ ना आपको बजट में जनता के लिए क्या है। आज तक अशोक गहलोत ने इतना पैसा दिया चिकित्सा के लिए, 8.26% शेयर है चिकित्सा बजट का, 27,000 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के लिए, आपको दिखते पैसे। करणवीर जी, जब आपकी बारी थी तो शैलेश जी बीच में नहीं बोल रहे थे, आप भी नीना प्लीज जी, इसका ध्यान रखें। नीना जी, आपने जो सवाल पूछे ये उन सवालों से डाइवर्ट होकर सीधा बहस को गुमराह अरे तो करने आपसे की सवाल पूछा हूँ सीधा, आपने बोले तो जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है, प्रवक्ता पार्टी को मुझे बैठाया है, जब आपकी संतुष्ट नहीं करूंगा मैं, बताइए क्या दिक्कत है आपको, आप जवाब दो ना। आप कह रहे हैं जनता के लिए कुछ नहीं है, पूछ रहा हूँ जनता के लिए, जवाब दो आप मुझे। से बात की आपने, क्या एमओयू साइन किया बताइए ना आप। अरे ईआरसीटी का मुद्दे की अभी दोबारा 27 तारीख को बैठक हुई थी और दोनों तरीके से जो एमओयू है उसकी लास्ट स्थिति उसके आने के बाद डीपीआर की बात आ गई है, अभी हुई क्यों नहीं मध्य प्रदेश और उसकी। क्या समझौता करके आए हो आप? अरे समझौता जो दिख रहा है ना आपकी तरह नहीं करके आए कि आपको कुछ कर नहीं पाए 5 साल में इस पे। हमारे यहाँ तो पहले फर्स्ट फेज के तो टेंडर भी हो गए ना, 19 पैकेज के टेंडर अब चल रहे हैं, 19 पैकेज के टेंडर अब चल रहे हैं। अब पता है आपको नहीं पता, फर्स्ट फेज में 19 पैकेज के टेंडर चल रहे हैं, आपको पता है, आप मालूम करिए। आपको क्या ईआरसीटी शब्द कहा गया बजट में कि ईआरसीटी का काम शुरू हो गया है, योजना का प्रारंभ किया था उस जिले की आप हालत। अरे मैं बताता रहा हूँ ईआरसीटी में कर तो रहे ना, 19 पैकेज के टेंडर चल रहे हैं, आप बताइए चल रहा कि नहीं चल रहा काम। जल जीवन मिशन में आपने 900 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसमें बोलिए ना, 27,000 करोड़ में 6,000 रुपए खर्च हुए आपको, उसमें बोलिए आप क्या किया आपने, बताओ 5 साल में। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके जिस पास जिले आ के रही हूँ। अंदर दोनों प्रवक्ता प्लीज ध्यान रखें इस बात का कि आपको जनता सुन रही है, और जो जनता सुन रही है वो आपसे कुछ समझना चाहती है, आपकी पार्टी क्या सोचती है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि वहां कैसे लोग हैं, तो आप जानकारी के साथ ज्यादा तथ्यों पर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। श्याम जी, बात ये है कि जो बजट है, इस बजट में सेक्टर विशेष की बात करें, जैसे सोलर है, जैसे एनर्जी है, जैसे इंडस्ट्री है, जैसे एजुकेशन है, जैसे युवा है, मतलब कृषि है, सबको एड्रेस करने की कोशिश दिया कुमारी ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात है आंकड़ों का जाल। इस आंकड़ों के जाल के बीच जनता के जहन में यह आता है कि डायरेक्टली जनता को क्या मिल रहा है, तो वैसे भी स्टेट के बजट में डायरेक्टली जनता के लिए कुछ होता नहीं है, और इस बजट में तुलनात्मक रूप से भी काफी कुछ कम है। देखिए मीना जी, क्योंकि जब से जीएसटी आई है तो सारा तो बजट बनाने का करने का काम सरकार के पास रहा क्या। आप केवल लीकर के ऊपर टैक्स लगा सकते हो या पेट्रोल डीजल पे लगा सकते हो, उसके बाद और कोई टैक्स लगाने के ऊपर आपके पास कोई है ही नहीं। अब तो केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल में तय होती है सारी बातें, तो बजट का महत्व तो पहले वाला तो रहा ही नहीं, खत्म हो गया। आप जो अंदर टिपारा रहता था, मुख्यमंत्री जी बहुत मुट्ठी बंद करके रखते थे, खोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा। अब खुली खुलाई मिट्टी है, उसमें करोगे क्या आप। निश्चित रूप से एमओयू किया तो किसने किया, केंद्र सरकार की कंपनियों से किया। वो एमओयू तो जब केंद्र ने कहा है तो आपको करना है, मजबूरी है, आपका विजन नहीं है, वो तो केंद्र का विजन है। आपने देखा ना कि सौर ऊर्जा के बारे में पहले जब सुनते थे कि कैटरीना कैफ ने लगा दिया पंखा और किसी ने क्या लगा दिया, पता नहीं क्या क्या, वो सुनते थे पहले, लेकिन हुआ क्या। भैरू सिंह जी कहते थे हमारी चिमनी बेजनूर भुट्टो देखेगी, बिजली पैदा होगी, पता नहीं क्या क्या बातें होती थी। ये बातें तो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ जिस प्रकार का हम तो बार बार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनी है शैलेश जी, अब हम तो वो सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अतिरिक्त रूप से आपको ये दे दिया, हम सब कुछ करने में सफल हो जाएंगे। नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले से कर्जा इतना है, उसको चुकाने में हम करीब 37% तो आय वहां चली जा रही है आपके पास, और फिर कर्मचारियों का वेतन भत्ते लगा करके आपके पास 12% विकास के लिए पैसा बचता है, तो 12% में क्या कर पाओगे। अब अशोक गहलोत, अब देखिएगा करणवीर जी भूल जाते हैं, आपने स्मार्टफोन बांट दिए और ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, लेकिन सरकार आपको नहीं आई वापस। सरकार तो 115 में इनके पास चली गई। अब ये बात सही है कि लोकसभा के चुनाव में आपने 11 जीत ली और इनको 14 दे पाए थे, जबकि सपने तो 25 की 25 देख रहे थे। इसलिए देखिएगा कि अब ये कह रहे पंचायत के चुनाव, शहरी निकाय के चुनाव हम एक साथ कराएंगे, घोषणा अच्छी है, कराना चाहिए, लेकिन कोर्ट कराने देगा क्या आपको। क्योंकि देखिए जिसका टाइम पूरा नहीं हुआ होगा कहेगा हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, हमारा टाइम तो पूरा करो। अब किस तरह से विजन करके, किस तरह से यदि समझौता करके थोड़ा बहुत करके अगर करते हैं, जैसे जयपुर नगर निगम के 2 हिस्से का क्या मतलब, जोधपुर वाले के 2 हिस्से का मतलब क्या। इनका देखिए निश्चित रूप से कमियों को दूर करते हुए अगर राजनीतिक मुद्दे को बजाय सरकार विकास के मुद्दे को ध्यान में रखेगी, निश्चित रूप से कुछ कर पाने में सफल होगी। अब भंवर लाल जी तो 6 महीने के मुख्यमंत्री हैं,
वो अपना सपना देख रहा चाहते पूरे 5 साल करें। हम तो ये भगवान से कामना भी करते हैं कि वो रहे मुख्यमंत्री। और जिस तरह से वो कह रहे हैं हमने 108 लोगों को पकड़ा, किन को पकड़ा? जो पुरानी सरकार में गड़बड़ कर रहे, पेपर लीक कर रहे थे। पेपर लीक करने वालों को 108 को पकड़ा, लेकिन सुरेश ढाका को नहीं पकड़ पाए अभी तक। आप देखिए, निश्चित तौर पर इस प्रकार की बातें हो रही है और राजनीतिक तौर पर आप बहुत सारी छींटाकशी कर लेते हैं। अब आप कब तक कहते रहोगे पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपका पहला बजट आ गया, अब दूसरे बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, अब आप ये नहीं कह सकते, कम से कम अब ये बात नहीं हो सकती कि पिछली सरकार ने क्या नहीं किया या कहाँ कमी रही। अब तो आप क्या करेंगे, डिलीवरी क्या देंगे, वो मुद्दा है। और पहला बजट हो चुका है, 3 करोड़ देश में लखपति दीदी बन रही, तो आपके हिस्से में 15 लाख आ रही है, तो बनाओ ना, कौन मना करता है? आपको विजन देने की जरूरत है। राकेश वशिष्ठ जी, ये जो गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाया कि ओपीएस के मुद्दे पर सरकार ने एकदम चुप्पी साधी, वित्त मंत्री ने अपने बजट में इसको लेकर कोई बात नहीं रखी। वैसे ही चिरंजीवी में 25 लाख की जो बात थी उसको लेकर भी पूरी तरह से वो मुद्दा भी नदारद रहा। आपको क्या लगता है राकेश जी कि बजट में इस पर कहीं कोई संदेश सरकार की तरफ से जाना चाहिए था, या सरकार का इस पर कुछ नहीं बोलना भी पूरा संदेश है? देखिए मीना जी, जहाँ तक ओपीएस का मुद्दा है, भाजपा की स्पष्ट नीति है कि ओपीएस किसी भी कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता। ज्यादा ये हो सकता है कि एनपीएस में कुछ तब्दीली करना है, कि ओपीएस को लागू करने का मतलब ये है कि जितना % हमारे पास विकास के लिए पैसा रह गया है ना, वो भी लैप्स हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। कि ओपीएस होने से आज आप कल्पना करिए, पहले सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें कितनी हुआ करती थी। आज एक आदमी 1 लाख 2 लाख रुपए 50% कर दो तो 1 लाख रुपए 80,000 रुपए पेंशन लेकर के जाएगा, तो वो सब राजकोष से सारा जाएगा। फिर दूसरी बात, ओपीएस एनपीएस बनाने के लिए पहले सभी राज्य सरकारों की सहमति लेने के बाद ये कानून बना था। अब सभी पार्टियां, जो विरोधी पार्टियां हैं, अपनी अपनी पैठ जमाने के लिए उनको उससे मतलब नहीं है। अब जैसे बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं उनको मालूम है हम आएंगे नहीं, तो जो लोग भवन घोषणा करके चले जाते हैं। अब बात की बात सरकार भुगते। राजस्थान के अंदर भी क्या हुआ, मैं अब ये नहीं कहूंगा कि पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप ये देखें 5 साल के अंदर जो 17,000 करोड़ का जो घाटा छोड़ कर गई थी गवर्नमेंट, वो 5,80,000 करोड़ तक पहुंच गया। वो किन कारण से? लोक भवन घोषणाओं के कारण, जिनका कोई आउटपुट, कोई रिजल्ट नहीं निकलना था। अब ऐसी कई बातें हैं जिस पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट ओपीएस के बारे में ना तो कभी विचार करने की स्थिति में है और ना कभी विचार करेगी। पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि श्याम सुंदर ने कहा कि पिछले बजट की तो हम बात ही नहीं करते। अब शुरू में 1-2 महीने जरूर चर्चा रही, जो होता ही है चलने के लिए, अब तो हम बात आगे करने के लिए। लेकिन अब मेरा कहना, केवल एक बात जरूर कहता हूँ कि मुख्यमंत्री भजन लाल को, मैं एज ए पत्रकार ही बोल रहा हूँ, मेरा भजन लाल जी कोई वो नहीं है, कम से कम 1 साल का समय तो आप दें। 1 साल में उनका क्या आउटपुट आता है, कितने काम कर पाते हैं, तब हम उसका विश्लेषण करने की स्थिति में होंगे। उससे पहले उनके साथ जो है नाइंसाफी होगी अगर उनके पहले ही हम इस तरह की चर्चाएं करें या इस तरह की अपनी भावनाएं बनाएं। और क्योंकि अब इलेक्शन मोड से तो निकली है सरकार, अब सारे काम करने। आज मुख्यमंत्री ने एक और संकेत भी दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो संकेत था कि जो स्थानीय लोकल बॉडीज की जो इलेक्शन होने हैं वो अब एक साथ ही होंगे। 1 स्टेट 1 नेशन की जो बात, वो भी उन्होंने एक तीर छोड़ दिया है। अब उस तीर पर अगले कई दिनों तक चर्चा होगी। हम भी आने वाले दिनों में उस पर जरूर डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में क्या ये मुख्यमंत्री ने जो इशारा किया है, क्या सभी स्थानीय निकायों के चुनाव, जैसे पंचायत के सभी एक साथ अगर ये चुनाव होते हैं तो उससे क्या, पहली बात तो ये कि राजस्थान में क्या ये मुमकिन कर पाएंगे भजनलाल शर्मा। और दूसरी बात ये कि आज जो बजट से के बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री ने अपना 2047 तक का जो एक तरह से कि भाई प्रधानमंत्री भी वैसा सोचते हैं, प्रदेश भी वैसा सोचते हैं। डॉक्टर उमेश अरोड़ा, जब हम प्रदेश में हर 1 साल का बजट पेश करते हैं तो हर 1 साल की योजना के साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसे में 2024 में 2047 का सपना दिखाकर हम उस 1 साल के हमारे पूरे प्लान को डाइवर्ट करना चाहते हैं क्या? मीना जी, ये तो गलत है कि 2047 का सपना आज हम पूरा कर सकते हैं।
पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, यूथ कितना आगा बढ़ जाएगा। एआई आ रहा है, हो सकता है आपके ऑफिस चलेंगे कि नहीं चलेंगे, के सेक्रेटरीट में बैठ के पूरा स्टेट कंट्रोल हो जाएगा। ये अलग बहुत बड़ी बातें हैं। आगे एआई जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये विजन हो सकता है कि हाँ, हम राज्य को इस तरफ ले जाना चाहते हैं, यूथ को इस तरफ ले जाना चाहते हैं, विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। इसके लिए ये नींव की आवश्यकता है, ये रिक्वायरमेंट्स है, तो वो उसको पूरा करने के लिए ये काम करे, वो ठीक है। मीना जी, मैं कौशिक साहब की बात का जवाब के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। कौशिक साहब ने कहा ओपीएस के लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। आपके विधायक 5 साल के लिए आते हैं, सारी जिंदगी पेंशन लेते हैं। सांसद एक बार चुना जाता है, सारे जिंदगी पेंशन लेता है। मीसाबंदी आज भी पेंशन ले रहे हैं। क्यों? फ्री अनाज देश में बट रहा है, क्यों? बिजली फ्री में दी जा रही है, क्यों? पानी फ्री में दिया जा रहा है केजरीवाल के द्वारा, क्यों? कर्मचारी अपना पैसा कटवाता है मीना जी, जिस दिन नौकरी लगता है और जिस दिन रिटायर होता है उस दिन तक सारी जिंदगी तिल तिल करके वो पैसा कटवाता है, तब जाके वो रिटायरमेंट के बाद पैसा लेता है। आप एक बात सुन लीजिए मीना जी। सर एक मिनट कौशिक साहब, मैं एक मिनट। जिस समय वो नौकरी में आता है उस समय मान लो 10 रुपए स्क्वायर फीट अगर जमीन है, और जिस दिन वो रिटायर होता है वहां 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट की जमीन हो जाती है, मगर उसकी पेंशन कितनी आती है? कंपेरेट कीजिए आप मीना जी, इंडेक्स कैसे बढ़ता है। आप उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, सरकार उस फंड को बार बार डाइवर्ट करती है। क्यों करती है उसके फंड को डाइवर्ट? क्यों नहीं कर्मचारियों के हित का ध्यान रखा जाता? जब आप सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, यूएसए दे लो, यूके देख लो, वृद्धावस्था में पेंशन देते हैं ना वहां पे, तो कर्मचारी तो अपना पैसा कटवा के अपनी पेंशन लेता है। आज श्याम सुंदर जी एक चीज के लिए मैं आपका ध्यान चाहूंगा, कौशिक साहब आपका भी ध्यान चाहूंगा। आज पत्रकारों को सम्मान निधि मिल रहा है, 15,000 रुपए मिल रहा है। आप जो विज्ञापन देते हैं उसका 1% करता है या 2% करता है, उसमें से आपको दिया जा रहा है ना, किसी और में से दिया जा रहा है, सरकार अपनी जेब से दे रही है। सरकार कोई सम्मान नीति क्यों रख रही है? इसको पेंशन क्यों नहीं करती? ये कोई एहसान कर रही है सरकार पत्रकारों पे? एक बात आपकी स्पष्ट कर दूं और साहब कर लेना मैं के बाद। एक तो जो ओपीएस के अंदर जो पैसा मिलता है जी सर, वो सारा पैसा उनको बाद में जो रिटायरमेंट होता है पूरा फंड के रूप में मिलता है। जो आपने देखा नहीं, आप पता करना, मैं जो कह रहा हूँ मेरा चैलेंज है इस बात का। जो भी पेंशन की राशि होती है वो राज्य सरकार की तरफ से देती होती है। इस एनपीएस में जो पैसा कटने की जो स्थिति है वो ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में पैसा किया जाता है। उसमें सरकार की तरफ से पैसे को जितना पैसा उनका कटता है उतना इंक्लूड सरकार की तरफ से दिया जाता है। वो 1.3 बनता है जी। मैं आपकी बात, मेरी बात सुन, वो बात आपकी मैं एग्री हूँ। वो जो योजना आई थी पेंशन की, वो इसलिए आई थी कि जब एक सरकारी कर्मचारी लगेगा उसको जीवन में ये लाभ मिलेंगे। ये पहले से डिसाइडेड था, ये कोई आज डिसाइड नहीं हुआ। ये आजादी के बाद से जब से पेंशन स्कीम आई है, जिस समय से लोगों ने ऑप्ट की थी, उस समय भी ये कटौती होती थी, मिलता था। फिर उनसे ये कहा गया था कि आप पेंशन में जाओगे या वो करोगे। तो ये बहुत पुरानी योजना है और पहले से चली आ रही है जी। वो एक अलग इशू हो सकता है। मेरा तो इतना सा रिक्वेस्ट है कि ओपीएस लागू होना चाहिए, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, ठेका कर्मचारी सुविधा बंद होने चाहिए। जब आप शोषण के विरुद्ध की नीति चलते हो तो ये सब लाभ उनको दिए जाना चाहिए। जब आप किसानों के लिए पेंशन लाना चाह रहे हो, आप जो मजदूरों के लिए श्रमिक योजना के अंदर लाभ देना चाह रहे हो, आप अगर मकान बनाते हो तो उसका रजिस्ट्री का कुछ पैसा श्रमिक बोर्ड को जाता है। वो क्यों जाता है? इसलिए जाता है कि श्रमिक को लाभ मिले। तो जो सरकार योजना बनाती है, विजन बनाती है, वो इसीलिए बनाती है कि जो जनता है उसके हर वर्ग को लाभ मिले और वो उसको जाकर उसके जो वृद्धावस्था है वो खराब ना हो। इसलिए पेंशन मेरे हिसाब से लागू रहनी चाहिए। और 1 साल वाली जो बजट की बात है मीना जी, बजट तो 1 साल का ही आएगा, जी, क्योंकि 1 साल में स्थिति है।
और एक साल में जो टारगेट तय किए जाते हैं बजट में, निश्चित बजट के भीतर निश्चित कामों को जो लिस्ट फहरिस्त बनाई जाती है उन्हें पूरा किया जाए। सवाल ये है, चिंता ये है, और इस चिंता पर सरकार खरी उतरे, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं कहना चाह रहा था जी 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 जी, श्याम जी बोले। आज हम गाँव में पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अभी तो बेसिक चीज ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं हम, जो कि 2047 के विजन की बात तो करते नहीं कि गांव वालों को पानी पीने के लिए नसीब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहते हैं? लेकिन जो भी हर घर नल की जो भी स्थिति है, सवाल ये है कि आज की तारीख में इस बात पर चर्चा तो हो रही है, आज की तारीख में इस बात पर लाखों के टारगेट तो तय किए जा रहे हैं। जब टारगेट तय हो रहे हैं और चिन्हित किया जा रहा है कि यहाँ 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 25 लाख नल के कनेक्शन होने हैं, 25 छोड़ दीजिए, 15 छोड़ दीजिए, 5, अगले एक साल में 5 भी हो जाते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानती हूँ मैं व्यक्तिगत रूप से इसको, कि अगर 5 लाख की सरकार करने में, सवाल यही है कि पानी वहां तक कैसे पहुंचाए। सरकार साथ साथ ये भी सुनिश्चित करे, बजाय कि वो टॉयलेट की फोटो खींच के उनको बाद में घर का स्टोर बना दिया जाए और वही आसपास का माहौल उसी तरह से प्रदूषित होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है, आज बजट में क्या कुछ सरकार ने रखा राजस्थान की जनता के सामने, वो कब तक पूरा होगा, वरिष्ठ लोगों का क्या सोचना है, सरकार की क्या सोच है, विपक्ष क्यों आरोपों पर अड़ा हुआ है, और आने वाले दिनों में विपक्ष इसी तरह से सरकार के कामों पर निरंतर नजर बनाए रखे तो सरकार भी चौकस होकर अपना काम बेहतर कर सकती है। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।